हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी अर्नेस्ट हेमिंग्वे के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है और उसमें काफ़ी सारी वीडियो हम कवर अप कर चुके हैं। 7 पार्ट्स इसके पहले ही करा चुकी हूँ मैं, और इसका मतलब हुआ 210 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। और आज ये हमारी अर्नेस्ट हेमिंग्वे पे लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट अपने राइटर पर, ठीक है। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप प्रीवियस वीडियोज़ को आपने देख ही लिया होगा, और अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवल ऑफ हेमिंग्वे इज पोस्टमसली पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ हिज अर्ली पेरिस डेज। यहाँ पर आपको बताना है कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वो कौन सा नॉवल है जो उनके मरने के बाद पब्लिश हुआ। पहली बात, पोस्टमसली पब्लिश्ड होता है, एंड अकाउंट ऑफ हिज अर्ली पेरिस डेज, और अपने शुरुआती पेरिस दिनों की उसमें कहानियाँ हैं। ऑप्शन है टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर whom the bell tolls, across the river, into the trees, और a movable feast। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। हेमिंग्वे का ऐसा नॉवल जो पोस्टमसली पब्लिश होता है, टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर whom the bell tolls, across the river and into the trees, या फिर a movable feast। What should be the right answer? देखिए, अगर इनकी आपको पब्लिकेशन ईयर पता हो तो उससे भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे अगर आप बात करो टू हैव एंड हैव नॉट की, तो ये पब्लिश कब हुआ था? 1937 में, ठीक है। अगर हम बात करें अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्रीज, ये पब्लिश होता है 1950 में, ठीक है। फॉर whom द बेल टोल्स, ये आपको पता ही है कब पब्लिश होता है? 1940 में, ठीक है। और अ मूवेबल फीस्ट ये पब्लिश होता है 1964 में। तो आप जानते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की? तो 1961 में, ओके। तो पोस्टमसली पब्लिश जो हुआ था वो था अ मूवेबल फीस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट, यस। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मैन एट वॉर 1942 is an anthology of war stories chosen and introduced by Hemingway on an idea suggested by। तो देखिए, ये एक पर्टिकुलर वर्क का नेम है। नाम क्या है? मैन एट वार। 1942 में ये पब्लिश होता है, और ये क्या है? ये एक एंथोलॉजी है जो वार की, जो युद्ध की स्टोरीज होती हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। चूजन एंड इंट्रोड्यूस बाय हेमिंग्वे, इसको चूज किया गया और हेमिंग्वे के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ऑन एन आइडिया सजेस्टेड बाय, मतलब किसी ने इन्हें सजेस्ट किया था ये आइडिया कि आप वार के ऊपर जो स्टोरीज हैं उनको लिखो। तो सजेशन देने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है विलियम कैज़लेंको, एंडरसन, फॉकनर, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। सजेशन देने वाला पर्सन कौन था? विलियम कैज़लेंको, एंडरसन, फॉकनर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, विलियम कैज़लेंको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड इज आई वॉज ऑलवेज एम्बेरेस्ड बाय द वर्ड्स sacred, glorious and sacrifice and the expression in vain। Who said? ये स्टेटमेंट किसकी है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी राइटर के द्वारा कही गई जो फेमस स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। एग्जाम में उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट है, आई वॉज ऑलवेज एम्बेरेस्ड बाई दी वर्ड सैक्रेड, ग्लोरियस एंड सैक्रीफाइस एंड दी एक्सप्रेशन इन वेन। तो ये किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन है हेमिंग्वे, फॉकनर, नारायण, या फिर हार्डी। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ हेमिंग्वे, द राइटर एज आर्टिस्ट। देखिए, ये एक वर्क का नेम है,
ठीक है। वर्क का नेम क्या है? हेमिंगवे द राइटर एज आर्टिस्ट। यहाँ से स्टार्ट होता है वर्क का नेम हेमिंगवे, फिर बीच में हलंत है, उसके बाद द राइटर एज आर्टिस्ट। ओके, तो ये वर्क का नेम है। अब ये वर्क किसके द्वारा लिखा गया, इसका राइटर कौन है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ओलिवर एल्टन, सैमसन, कैरोलस बेकर या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, हेमिंगवे द राइटर एज आर्टिस्ट। ये वर्क लिखा गया है कैरोलस बेकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ इज द टर्म कॉड हीरो इज एसोसिएटेड विद। तो ये जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है? कॉड हीरो। ऑप्शन है फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंगवे, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कॉड हीरो ये टर्म किससे एसोसिएट करती है? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sixth is, in order to forget his cut hand and aching back, Santiago recalls the days when men had called him by the title of. Options are El Champion, Hero, Cod Hero. सोचिए, आंसर कीजिए। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सैंटियागो जब उसे जो बड़ी मछली उसने फंसा ली थी उसको जब वो खींच रहा था तो उस समय पर उसके हाथों में भी कट लग गए थे, उसकी कमर बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी, लेकिन उन सारी चीज़ों को वो भूल जाता है और वो उस चीज़ को याद करता है, उन दिनों को याद करता है जब लोग उसे क्या कहकर पुकारते थे, किस टाइटल से उसे पुकारते थे? एल चैम्पियन, हीरो या फिर कॉड हीरो। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अल चैम्पियन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज द ओल्ड मैन एंड द सी was first published in September 1952 in। देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ओल्ड मैन एंड द सी ये जो वर्क है एक नोवेला है, ये पहली बार पब्लिश होता है 1952 में, लेकिन कौन से इनके कलेक्शन में या फिर कौन सी मैगजीन में? लाइफ, वाइफ, नाइफ। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the correct answer? Life. Option number A is the right answer. Moving to the next question. Question number 8 is, what do critics call the old man and the sea? Critics इस particular work को क्या कहते हैं? The old man and the sea को। Option है a defeat, the vanquished, a triumph या फिर none of these। What should be the right answer? A defeat, the vanquished, a triumph, none of these। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर क्या है? आ ट्रायम्फ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9 is, on the 85th day Santiago rose to the direction of fishes known as।
ऑप्शन है ग्रेट वॉल, ग्रेट फॉल, ग्रेट हॉल। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेट वॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th इज विच फिश डज सैंटियागो ईट इन द डीप सी? तो गहरे समुद्र में जाकर सैंटियागो किस टाइप की मछली खाता है? टैगा, झींगा, टूना, स्टारफिश। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? टैगा, झींगा, टूना, स्टारफिश। Which fish does Santiago eat in the deep sea? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है टूना मछली, टूना फिश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th is how old are you? Is this your first trip? To whom does Santiago refer saying this? तो सैंटियागो किससे ये बात कर रहा है, किसे रेफर कर रहा है ये लाइंस, या क्वेश्चन किससे कर रहा है? क्वेश्चन क्या करता है वो? हाउ ओल्ड आर यू, इज दिस योर फर्स्ट ट्रिप? आप कितनी उम्र के हो और क्या ये तुम्हारा पहला ट्रिप है, समुद्री यात्रा पहली है तुम्हारी? तो ये किससे कहता है सैंटियागो? ऑप्शन है मैनोलिन, मैरिलिन, वार्बलर, अ बर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? मैलोलिन, मैरिलिन, बार्बलर, जो कि एक बर्ड है। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है बार्बलर, अ बर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 is in the event of success Santiago was for making a pilgrimage to। ऑप्शन है वर्जिन डी कोब्रे, कैंटरबरी, या फिर जेरूसलम, नन ऑफ दीज। बताइए, सक्सेसफुल हो जाने पर सैंटियागो कहाँ जाने की, कहाँ की यात्रा करने की कसम खाता है? सैंटियागो वोज फॉर मेकिंग अ पिलग्रिमेज टू वर्जिन डी कोब्रे, कैंटरबरी, जेरूसलम। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है वर्जिन डी कोब्रे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 इज Man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. Who said? ऐसा कौन कहता है? ये स्टेटमेंट किसकी है कि मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट? मैन जो है वो हारने के लिए नहीं बना है। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीट। एक मैन को, एक मनुष्य को बर्बाद किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। Who said? ऑप्शंस आर जैक, निक एडम्स, सैंटियागो, मार्टिन। हु इज द स्पीकर हेयर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इट इज सेड बाय सैंटियागो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 is nicknamed Papa. Hemingway was part of the 1920s expatriate community in Paris known as the Lost Generation, as described in his memoir entitled. Options are Farewell to Arms, Fathers and Sons, A Movable Feast, या फिर For Whom the Bell Tolls। देखिए, हेमिंगवे का निकनेम पापा बताया गया जिस पर्टिकुलर वर्क में, और हेमिंगवे वाज द पार्ट ऑफ द 1920s एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी इन पेरिस।
तो 1920 की जो पेरिस की एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी थी उसके हिस्सा थे हेमिंगवे, नन एज दी लॉस्ट जनरेशन, जिसको क्या कहा जा रहा था, लॉस्ट जनरेशन कहा जा रहा था। और ये सब डिस्क्राइब किया गया है कौन से मेमोर में, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन है फेयरवेल टू आर्म्स, फादर्स एंड सन्स, अ मूवेबल फीस्ट, या फिर फॉर whom the bell tolls। What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? अ मूवेबल फीस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 is Hemingway's protagonists are typically stoic males who must show। हेमिंगवे के नॉवेल्स में जितने भी प्रोटेगोनिस्ट होते हैं वो टिपिकली स्टॉइक मेल्स हैं। हु मस्ट शो, ऑप्शन है ग्रेस अंडर प्रेशर, जिन्हें क्या दिखाना चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऑप्शन है ग्रेस अंडर प्रेशर, टेंशन अंडर प्रेशर, पेशेंस एंड टॉलरेंस, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, आंसर कीजिए। ग्रेस अंडर प्रेशर, टेंशन अंडर प्रेशर, पेशेंस एंड टॉलरेंस, या फिर नन ऑफ दीज। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है ग्रेस, ग्रेस अंडर प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जस्ट अ मिनट, ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज हेमिंगवेज फर्स्ट राइटिंग एक्सपीरियंस वाज राइटिंग फॉर। तो हेमिंगवे का पहला जो राइटिंग एक्सपीरियंस था वो किस चीज़ को लिखने का था? ऑप्शंस आर द डेली न्यूज़, द कैंसास सिटी स्टार, या फिर ट्रेपीज एंड टेबुला, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? द डेली न्यूज़, द कैंसास सिटी स्टार, ट्रेपीज एंड टेबुला, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है ट्रेपीज एंड टेबुला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रेपीज एंड टेबुला। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 is at the age of 18 he began his writing career as a cub reporter for। बताइए, at the age of 18 he began his writing career as a cub reporter for। ऑप्शन है द कैंसास सिटी स्टार, ये एक न्यूज़पेपर का नेम है। तो क्या इसमें वर्क राइटिंग करियर शुरू किया था इन्होंने एक कब रिपोर्टर की तरह, एक कैंसास सिटी स्टार में, या फिर ट्रेपीज में, टेबुला में? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है द कैंसास सिटी स्टार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 18 is Hemingway was awarded from the Italian government for dragging a wounded Italian soldier to safety in spite of his own injuries. The name of the award is। इस particular award का name क्या है? ऑप्शन है सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वैलोर, गोल्ड मेडल ऑफ मिलिट्री वैलोर, डायमंड मेडल ऑफ मिलिट्री वैलोर। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से हेमिंगवे को अवार्ड दिया गया था, उस अवार्ड का नाम पूछा जा रहा है। और अवार्ड क्यों दिया गया था? फॉर ड्रैगिंग अ वुंडेड इटालियन सोल्जर टू सेफ्टी, कि एक जो घायल इटालियन सिपाही था उसको खींचकर सुरक्षित स्थान पर लेके आए थे, जबकि ये खुद भी इंजर्ड थे उसी पर्टिकुलर बार में। तो यहाँ पर कौन सा मेडल इन्हें मिलता है? सिल्वर मेडल मिलता है ऑफ मिलिट्री वैलोर, या फिर गोल्ड मेडल, या फिर डायमंड मेडल? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वैलोर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
19 इज हुज वाइफ डिसलाइक्ड हेमिंगवे फ्रॉम द बिगनिंग। शुरुआत से ही किसकी वाइफ हेमिंगवे को डिसलाइक करती थी? ऑप्शन है फिट्जगेराल्ड्स वाइफ, फॉकनर्स वाइफ, शैलीज वाइफ, डिकेंस वाइफ। यहाँ पर किसकी वाइफ की बात हो रही है जो हेमिंगवे को हेट करती थी या डिसलाइक करती थी? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फिट्जगेराल्ड वाइफ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 20 is, which novel took Hemingway only 6 weeks to finish at his favorite restaurant in Montparnasse, La Closerie des Lilas? कौन सा नॉवल था जिसको मात्र 6 हफ्तों में ही इन्होंने फिनिश कर दिया था, इसको कंप्लीट लिख दिया था? और कहाँ पर? अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम क्या था? मोंटपारनेसेस ला क्लोसरी डेस लिलाज। तो उस नॉवल का नाम बताइए। द सन आल्सो राइजेस, अ फेयरवेल टू आर्म, टू हैव एंड हैव नॉट, या फिर फॉर हुम द बेल टोल्स। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? और इनके पब्लिकेशन ईयर भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सन आल्सो राइजेस है तो ये कब पब्लिश होता है? 1926 में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें टू हैव एंड हैव नॉट की, ये 1937 में होता है। और फॉर होम द बेल टोल्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं, 1940 में होता है। और आ फेयरवेल टू आर्म 1929 में, ठीक है। तो ये नॉवल था जिसको इन्होंने 6 वीक में कंप्लीट कर दिया था, वो था द सन आल्सो राइजेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 इज, विच नॉवल ऑफ हेमिंगवे कुड नॉट बी फिनिश्ड? हेमिंगवे का वो कौन सा नॉवल था जो कभी पूरा नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया? द गार्डन ऑफ ईडन, टू हैव एंड हैव नॉट, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, या फिर फॉर होम द बेल टोल्स। सोचिए, आंसर कीजिए। वो कौन सा नॉवल था हेमिंगवे का जो पब्लिश नहीं हो पाया, सॉरी फिनिश नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया? क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर वो है द गार्डन ऑफ ईडन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 is, the sea is being was later published in 1952. ऑप्शन है as a farewell to arms, to have and have not, for whom the bell tolls, या फिर old man and the sea। सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, ये पहले नाम था वर्क का, नाम क्या था? द सी इज बीइंग, ठीक है। वॉज लेटर पब्लिश इन 1952, और बाद में ये 1952 में पब्लिश हुआ था किस नाम से? पहले ही पब्लिश हो गया था द सी इज बीइंग के नाम से। उसके बाद 1952 में इसे दोबारा रीपब्लिश किया गया, और किस नाम से किया गया? फेयरवेल टू आर्म, टू हैव एंड हैव नॉट, फॉर हुम द बेल टोल्स, या फिर द ओल्ड मैन एंड द सी। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पर जो राइट आंसर वो है द ओल्ड मैन एंड द सी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, Hemingway planned to write a trilogy that would comprise The Sea When Young and The Sea When Absent, and the third novel was। हेमिंगवे का प्लान था कि वो एक ट्रायलॉजी लिखेंगे, ठीक है, और दैट वुड कंप्राइज, वो क्या कंप्राइज करेगी? एक ऐसे सी के बारे में पहली बुक में क्या लिखा जाएगा? फर्स्ट बुक में एक ऐसे सी के बारे में बताया जाएगा, द सी व्हेन यंग, ठीक है। सेकंड में द सी व्हेन एब्सेंट, एंड थर्ड नॉवल में क्या रिप्रेजेंट होगा?
जो ट्रायोलॉजी होगी, जो 3 नॉवेल्स का कलेक्शन होगा, उसमें फर्स्ट नॉवल में क्या, द सी व्हेन यंग, द सी व्हेन एब्सेंट सेकेंड नॉवल, एंड द थर्ड नॉवल वाज द सी इन ओल्ड एज, द सी इन चाइल्डहुड, द सी इन बीइंग, या फिर द सी इन बिकमिंग। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है द सी इन बीइंग, जिसको ओल्ड मैन एंड द सी भी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24th इज सम अमेरिकन न्यूज़पेपर पब्लिश्ड मिस्टेकनली द obituary of an American novelist thinking he was no more. Who was this novelist? यहाँ पे कौन से नॉवलिस्ट की बात हो रही है? देखिए, ऑबिटरी क्या होती है? एक शोक संदेश की तरह बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुछ अमेरिकन न्यूज़पेपर में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मरा जानकर, एक नॉवलिस्ट को ये जानकर कि वो नहीं रहे हैं, उनका शोक संदेश, ठीक है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है, कुछ अमेरिकन न्यूज़पेपर में। उन पर्टिकुलर नॉवलिस्ट का नाम क्या था? फॉकनर, डिकेंस, हार्डी या हेमिंगवे? क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 25th इज हु कुड नॉट गो टू स्टॉकहोम टू एक्सेप्ट हिज नोबेल प्राइज? कौन स्टॉकहोम नहीं जा सका था अपना नोबेल प्राइज लेने के लिए? ऑप्शन है फॉकनर, शॉ, इलियट, हेमिंगवे। तो आंसर तो आप समझ ही गए होंगे, क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर? Who could not go to Stockholm to accept his Nobel Prize? Yes, right answer क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिंगवे का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि वो कैसे थे। अ हैवी ड्रिंकर, अ सॉफ्ट ड्रिंकर, अ टी टोटलर या फिर नन ऑफ दीज? सोचिए, आंसर कीजिए। Hemingway was a heavy drinker, a soft drinker, a teetotaler. Yes, he was a heavy drinker. Option number A is the correct answer. Moving to the next question, 27 is the old man was dreaming about the lions. This is the last line of, ये लास्ट लाइन कौन से पर्टिकुलर वर्क से है? लाइन क्या है? द ओल्ड मैन वॉज ड्रीमिंग अबाउट द लॉयंस। ऑप्शन है फॉर हुम द बेल टोल्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, टू हैव एंड हैव नॉट या फिर नन ऑफ दीज? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, आप लॉजिक भी लगा सकते हैं ओल्ड मैन से मतलब द ओल्ड मैन एंड द सी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th इज हु इज अ कैफे ओनर इन सैंटियागोज विलेज? सैंटियागो के विलेज में कैफे ओनर कौन था? ऑप्शन है मार्टिन, मैरलिन, मैनोलिन। बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? हु इज अ कैफे ओनर इन सैंटियागोज विलेज? मार्टिन, मैरलिन, मैनोलिन। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है मार्टिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मार्टिन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 इज फर्स्ट यू बोरो देन यू बैग, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन कौन से वर्क में हमें देखने को मिलती है? फर्स्ट यू बोरो देन यू बैग। ऑप्शन है फॉर होम द बेल टोल्स, the old man and the sea, to have and have not, the sun also rises. First you borrow, then you beg. कहाँ से ली गई ये लाइन? यस, ये लाइन ली गई है द ओल्ड मैन एंड द सी से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 30, ग्रेस हॉल इज द मदर ऑफ।
ग्रेस हॉल किसकी माता जी थी? ऑप्शन है फॉकनर, व्हिटमैन, हेमिंगवे या फिर हार्डी। क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्रेस हॉल इज द मदर ऑफ फॉकनर, व्हिटमैन, हेमिंगवे, हार्डी। यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अर्नेस्ट हेमिंगवे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना प्यार, इतना मतलब मेरी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।